आज हम डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब कभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के पश्चात जब ये पता पड़ता है कि कंपनी में काफ़ी प्रॉफिट हुए हैं, तो उन प्रॉफिट में से जो अति आवश्यक रिजर्व्स हैं या कानूनी लीगलाइज जो रिजर्व्स हैं वह ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं प्रॉफिट्स में से। और उसके बाद में भी अगर डायरेक्टर्स को एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को ये लगता है कि हमारे पास इतने पर्याप्त प्रॉफिट हैं कि हम इनमें से प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को किसी प्रकार का डिविडेंड दे सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्टर मीटिंग के अंतर्गत डिविडेंड देने के लिए रिकमेंडेशन किया जाता है। और जब रिकमेंडेशन किया जाता है तो उसके बाद में एक ऑडिटर के द्वारा उनका पूरा वापस एक बार फाइनल अकाउंट की जांच पड़ताल की जाती है, और उसके बाद में जो फाइनल अकाउंट की एक कॉपी होती है वह शेयर होल्डर को ऑडिटर के द्वारा दे दी जाती है। और शेयर होल्डर के द्वारा एक जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, साथ में डायरेक्टर भी होते हैं, और वे डायरेक्टर वहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं कि कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं उनमें अंशधारी भी चूँकि कैपिटल के इन्वेस्टर हैं तो उन्हें डिविडेंड दिया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। उसके 5 दिन के अंदर अंदर कंपनी की ये ड्यूटी बनती है कि जितना भी डिविडेंड बना है, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर का चाहे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का, एक शेड्यूल बैंक अकाउंट खोला जाए जिसमें जितना भी अमाउंट है वह डाला जाए, और चाहे वह डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड का अमाउंट हो चाहे वह फाइनल डिविडेंड के संबंध में हो। और डिक्लेरेशन के 30 दिन के भीतर कंपनी के द्वारा जो अंशधारी हैं उनके रजिस्टर्ड पते पर उनको या तो चेक भेज दिया जाता है या वारंट भेज दिया जाता है, और अंशधारी के कहने के अनुसार उनके बैंक अकाउंट में अमाउंट जमा करवा दिया जाता है। अब ये आता है कि अगर 30 दिन के भीतर शेयर होल्डर अपना भुगतान प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा यदि वह भुगतान प्राप्त नहीं करते हैं या कंपनी के द्वारा 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसे हम अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड कहते हैं। और जो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है उसके लिए फिर हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, और वह भी शेड्यूल बैंक के अंतर्गत ही खोला जाता है। और इसके बाद में जो इस पर अमाउंट जो बच जाता है, जो अनक्लेम्ड या अनपेड है, उस पर 12% ब्याज बनता है जो अनुपातिक रूप से शेयर होल्डर को दे दिया जाता है। अब ये अनपेड और अनक्लेम्ड अमाउंट जो है वह 7 वर्ष के अंदर अंदर कंपनी के शेयर होल्डर कभी भी डिमांड कर सकते हैं, और इसके लिए कंपनी के द्वारा वेबसाइट पे ये लिस्ट डाल दी जाती है कि अनपेड या अनक्लेम्ड शेयर होल्डर कौन कौन से उनके नाम पत्ते डाल दिए जाते हैं। और यदि 7 वर्ष के अंदर अंदर वह अपना पैसा उठा लेते हैं तो ठीक है, और यदि वे अपना पैसा नहीं उठाते हैं तो ऐसी स्थिति में जितना भी अनक्लेम्ड या अनपेड वाला अमाउंट है वह एक नए अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। इस अकाउंट को कहते हैं, ये जो फंड है उसको कहते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके अंदर डाल दिया जाता है। और इसके संबंध में जो एंट्रीज हैं वह मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। सबसे पहले आपका जब कभी जर्नल एंट्री फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब कभी हम रिकमेंडेशन करते हैं तो हमारे पास करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी होने चाहिए, लास्ट ईयर के प्रॉफिट भी होने चाहिए, या कुछ फ्री रिजर्व होने चाहिए। तो ये जितने भी लाभ हैं उसमें से ही हम डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट्स वो होंगे जिसमें से कि लास्ट ईयर या करंट ईयर की लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन घटा दिया गया हो। उसके बाद के जो बचे हुए लाभ हैं उसमें से ही हम डिविडेंड का पेमेंट
कर सकते हैं। तो जो पहली एंट्री हो जाएगी वह हो जाएगी प्रपोजिंग डिविडेंड के द्वारा, डिविडेंड से संबंधित ये डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट, और यदि इस पर किसी प्रकार का टैक्स भी है तो टैक्स भी बनता ही है, तो टू प्रपोज्ड टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड। और यदि इक्विटी शेयर के लिए है तो हम अलग से भी एंट्री कर सकते हैं, सरप्लस टू प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड एंड टू प्रपोज टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड। और इसके बाद में जो एक बात ध्यान रखिएगा, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो जितने भी प्रपोज्ड अकाउंट हैं उनको हम करंट लायबिलिटी के सब हेड के शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में बैलेंस शीट के अंतर्गत दिखा सकते हैं। अब डिविडेंड अगर एक्सेप्ट हो जाता है जनरल मीटिंग में, ये जनरल मीटिंग शेयर होल्डर के साथ होती है, तो शेयर होल्डर के साथ में जनरल मीटिंग में जब ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इसकी सेकंड एंट्री बन जाती है प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रपोज्ड टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट, प्रपोज्ड टैक्स ऑन इक्विटी अकाउंट डेबिट टू जो हमने सरप्लस में क्रेडिट किए थे वही वो आपके डेबिट हो गए। और अब आपको प्रपोज्ड वर्ड हटा करके लिखना है टू प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड, टू टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड, टू इक्विटी डिविडेंड, टू टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड। ये हो गया आपके डिविडेंड की पुष्टि हो गई। पुष्टि माना यस डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच के अंदर। और इसके बाद में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ही आपका डिक्लेरेशन होता है या एक्सेप्ट होती है उसके 5 दिन के अंदर अंदर हमें एक शेड्यूल बैंक के अंतर्गत पैसे जमा करवाने होते हैं। तो सेकंड एंट्री आपको दी हुई है इसको इलस्ट्रेशन या आपके नोट्स के अंतर्गत थर्ड एंट्री डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दिया हुआ है बीइंग सेपरेट बैंक ऑन ओपन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फिर आप लोग कंपनी के द्वारा डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर हमें ये चेक या वारंट भेजने पड़ते हैं उनके शेयर होल्डर के पास, उनके जो एड्रेसेस दी हुई होती है उनके आधार पर। प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक। और अगर हम लोग अगर इस पर टैक्स ऑन प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड एंड टैक्स ऑन इक्विटी डिविडेंड है तो वह भी पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट में, हमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो दोनों को डेबिट करके टू बैंक हो जाएगा। इसके बाद में जब कभी आपकी डिविडेंड की मैंने आपको बताया था कि 30 दिन के अंदर अंदर या तो डिविडेंड ले लेना चाहिए या हमें ले लेना चाहिए, या कंपनी के द्वारा पेमेंट नहीं होता है तो हम वापस एक नया अकाउंट खोलते हैं और इसको अनक्लेम्ड डिविडेंड के रूप में दिखाया जाता है। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम्ड डिविडेंड, और इसी प्रकार से अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। और इसके बाद में अगर आपको अगला जो 8th पॉइंट दे रहा है, ये कह रहा है इशू ऑफ न्यू और फ्रेश डिविडेंड वारंट ऑन इक्विटी। एक्चुअल में क्या होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर यदि किसी शेयर होल्डर ने डिविडेंड रिसीव नहीं किया तो ऐसी स्थिति में वह एक शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी में कि किसी कारण से वह डिविडेंड प्राप्त नहीं कर चुका या कैश प्राप्त नहीं कर चुका डिविडेंड के रूप में, तो वह रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद में डिविडेंड वारंट फिर इशू किया जाता है और उसकी एंट्री हो जाती है अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट बीइंग अनक्लेम्ड डिविडेंड पेड, मतलब उसको फिर पेमेंट कर दिया जाता है। और मैंने अभी बताया था कि अगर 7 वर्ष तक हम इसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, मतलब शेयर होल्डर ने नहीं उठाया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फंड स्थापित किया गया है, उसमें हमें ये सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है। तो उसकी एंट्री बन जाती है अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इस प्रकार से आप लोगों को एंट्रीज करनी है। मैंने आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन भी रखे हैं, हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 थोड़ा इजी है, आप अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर आपको कुछ पढ़ने में आ रहा है तो आप मैं पढ़ के भी सुना रही हूँ। रमन लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 98 लाख फॉर द ईयर एंड
मार्च 2016 द बैलेंस ब्रोथ फॉरवर्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 2,80,000. द डायरेक्टर ट्रांसफर 20 lakh to development rebate reserve, 25 to plant reinstatement reserve. They also recommended as follow: 10 lakh be transferred to special reserve fund and to pay for bonus at the 4% of the profit for the current year. Employee to declare preferential share dividend for 8% on share capital 1 crore, to declare final dividend 10% on equity share capital 1 crore 20 lakh, and director had already declared and paid 25 जुलाई 2015 को अंतरिम डिविडेंड 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल बाय ओपनिंग सेपरेट बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक अकाउंट. फिर आपको कह रहा है द अबव रिकमेंडेशन वर अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन द देयर एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 28 जून 2016. फिर आपको कह रहा है अगला पॉइंट, आपको ये लास्ट वाला हम बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले अगर कंपनी ने कोई अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो हम अंतरिम डिविडेंड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंतरिम डिविडेंड वर्ष के बीच में किया गया है जुलाई 25. तो अंतरिम डिविडेंड के लिए हम सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलेंगे और अंतरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल पर है. इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे हैं 1 करोड़ 20 लाख और उस पर 5%. तो सबसे पहले बैंक अकाउंट खोलना है, तो डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक. फिर अगर इस पर आपका जो टैक्स है वह टैक्स रेट है 20.3576%. तो टैक्स ऑन अंतरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक ये 6 लाख पर 20.3576 से कैलकुलेट कीजिएगा. और इसके बाद में आप अंतिम डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, तो अंतिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट 6 लाख. और ये दोनों राशियाँ मतलब आपकी अंतिम डिविडेंड की और टैक्स ऑन अंतिम डिविडेंड ये कहाँ से आएगी हमारे पास, जो सरप्लस बचे हैं, चाहे वह 98 लाख रुपये के मान लीजिए, चाहे पिछले साल के जो हैं वह 280. तो हमारा सरप्लस अकाउंट डेबिट टू अंतरिम डिविडेंड अकाउंट टू टैक्स ऑन अंतिम. तो ये सबसे पहले हम अंतिम डिविडेंड की करेंगे. अब 31 मार्च 2016 की करेंगे. और 31 मार्च 2016 में हमको प्रॉफिट्स जो दिखाए गए हैं 98 लाख. तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पहले पॉइंट से शुरू नहीं, आप ये देख लीजिए, पहले पैराग्राफ में देख लीजिए 98 लाख रुपीज़ हैं. और द डायरेक्टर ट्रांसफ़र 20 लाख डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व. तो सबसे पहले 20 लाख डेवलपमेंट रिजर्व ट्रांसफ़र हो गए. फिर आपको कह रहा है 25 लाख टू प्लांट रैन स्टेटमेंट रिजर्व और 25 लाख टू ट्रांसफ़र कर दीजिए. फिर आपको कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में 10 लाख ट्रांसफ़र टू ए स्पेशल रिजर्व फंड, इसमें ट्रांसफर कर दीजिए. फिर आपको कह रहा है कि 4% हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरह से बोनस देना चाह रहे हैं. तो आपके जो 4% जो दिया हुआ है 4% प्रॉफिट ऑफ फॉर द जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देना है. तो ये आप देख लीजिए 98 लाख रुपीज़ का 4%, तो आपके 3,92,000 जाएंगे. और इसके बाद में आपको कह रहा है टू डिक्लेयर प्रेफरेंशियल शेयर 1 करोड़ पर 8% देना है, तो 8 लाख रुपए हो जाएंगे. इस पर 20.3576% टैक्स लग जाएगा. फिर आपके 10% इक्विटी शेयर पर डिविडेंड है और इस पर भी आपके टैक्स लग जाएगा. तो ये सब सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सारे आइटम आ जाएंगे. अब आप लोगों ने ये देखा है कि ये तो आपकी सबसे पहली एंट्री हो गई. इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था कि हम इनके लिए बैंक अकाउंट खोलेंगे और फिर वारंट भेजेंगे और जो टैक्स है वह बैंक में टैक्स जो है वह गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या डालेंगे. और अगर अनक्लेम डिविडेंड है तो उसके संबंध में भी एंट्री करेंगे. तो अब मैं नेक्स्ट एंट्री पे आ रही हूँ. नेक्स्ट एंट्री आपको दे रहा है कि प्रपोज्ड एडिशन टू
स्पेशल रिजर्व फंड टू स्पेशल रिजर्व फंड, जो फंड हैं जो हमने सरप्लस से ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब कहने का अर्थ है जो रिजर्व्स हैं तो उनको रिजर्व में ही ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो 10 लाख हो जाएंगे। इसके बाद में आपको अगर बोनस टू एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है तो प्रपोज्ड वाला डेबिट होकर के टू बोनस टू एम्प्लॉय हो जाएगा। फिर आपको ये कह रहा है कि जो प्रपोज्ड प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर था तो वह जून 28 की दोनों सेम एंट्रियाँ हैं, एक प्रेफरेंशियल शेयर की और एक इक्विटी शेयर की है, तो ये आपके अप्रूवल हुआ है उसकी एंट्रीज हो जाएंगी। फिर हम बैंक अकाउंट में फिर नेक्स्ट आपके 2 जुलाई को बोनस टू एम्प्लॉय टू बैंक, ये हम इसको पेमेंट कर देंगे एम्प्लॉयज़ को। फिर डिविडेंड अकाउंट खोला जाएगा क्योंकि 8 लाख प्लस 12 लाख 20 लाख का रुपए का डिविडेंड है, तो शेड्यूल बैंक में हम अकाउंट खोलेंगे और अकाउंट की एंट्री हो जाएगी खोलने की डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर हमने टैक्स भी लगाए हैं इक्विटी शेयर पर और डिविडेंड पर और प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड पर, तो वह हम सरकार में जमा करवाएंगे। टैक्स डिपॉजिट ऑन डिविडेंड डिपॉजिट ये आ जाएगी आपकी एंट्री 2 जुलाई की। फिर आपको ये कह रहा है कि हम चेक या वारंट इशू करते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक, ये 20 लाख की हो जाएगी क्योंकि डिविडेंड 20 लाख का था। फिर आपको एक नीचे वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन में दे रहा है कि ए शेयर होल्डर होल्डिंग equity share capital ₹50,000 do not claim the payment of the check is final dividend up to 28 जुलाई 2016। ये कह रहा है कि 28 जुलाई 2016 तक जिसके पास 50,000 के शेयर थे उसने अपना डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, तो द अमाउंट वाज ट्रांसफ़र टू अनक्लेम डिविडेंड, अमाउंट जो ट्रांसफ़र कर दिया अनक्लेम डिविडेंड में। तो अनक्लेम डिविडेंड की एंट्री जो मैंने पहले भी बताई है, डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट 5,000 रुपये। और आगे आपको कह रहा है कि अनपेड डिविडेंड एंड टू डिविडेंड बैंक अकाउंट, तो इसका हम क्वेश्चन भी पढ़ें कि इसका 28 जुलाई तक उसने डिमांड नहीं की थी। दिस अमाउंट वाज ट्रांसफर टू अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट 4 अगस्त को अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये आपके अनपेड डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट ये एंट्री हो जाएगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक इससे पहले का क्वेश्चन मैंने नहीं समझा है, आप उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा।